हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करेंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन प्रोग्राम। मेरा नाम प्रियांशु है और इस प्रोग्राम में हम लोग इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रसियाज विड्रावल फ्रॉम सीटीबीटी। अभी यह काफ़ी चर्चा में है और इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस पेपर 2 का हिस्सा हैं। ओके, तो रसिया ने हाल में ही सीटीबीटी नामक इंटरनेशनल ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब ये टॉपिक किस तरीके से आपके सिलेबस से ये जुड़ती है, तो आप देखेंगे कि जीएस पेपर 2 में दो टॉपिक्स हैं, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो सीटीबीटी क्या है? सीटीबीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ग्लोबल एग्रीमेंट है। तो ग्लोबल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो इंडिया का इंटरेस्ट इसमें कहाँ से आता है कि इंडिया का एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है और एक वैल्यू के भी रूप में इंडिया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को देखता है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को यानी पूरी दुनिया से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो समाप्त हो जाएं, ये भारत का एक उद्देश्य भी है। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो जो विकासशील और विकसित देश हैं उनकी नीतियों का और उनकी राजनीति का क्या प्रभाव भारत पर पड़ता है। सो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों टॉपिक से GS2 के ये हमारा जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है ये सीधा सीधा रिलेट होता है। आप भी जब अपनी तैयारी करते हैं करेंट अफेयर्स को लेकर, खासकर किसी भी टॉपिक को आप अपने GS पेपर से जोड़कर अगर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रसियाज विड्रावल फ्रॉम सीटीबीटी। यह समाचार में क्यों रहा? समाचार में इसलिए था कि अभी कुछ दिनों पहले रसियन पार्लियामेंट ने सीटीबीटी को डीरेटिफाई करने के लिए एक कानून पारित किया, डीरेटिफिकेशन किया। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के संबंध में रेटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेटिफिकेशन का क्या अर्थ होता है? अगर कोई भी देश किसी इंटरनेशनल ट्रीटी, ग्लोबल ट्रीटी को रेटिफाई करता है तो उसके लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि उसे अपने यहाँ की संसद से, अपने यहाँ के पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होती है, यानी कि डोमेस्टिक अप्रूवल लेना होता है, घरेलू स्वीकृति लेनी होती है। तो रेटिफिकेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला है डोमेस्टिक अप्रूवल और दूसरी चीज़ होती है कि उसे इफेक्ट में लाने के लिए, उसे प्रभावी बनाने के लिए कानून पारित करना पड़ता है। सो passing laws to bring the treaty into effect, ठीक है। तो ये दो चीजें रेटिफिकेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी तरीके से डी रेटिफाई करने के लिए भी कानून पारित करना पड़ता है संसद से। तो रसिया के पार्लियामेंट ने कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही कानून, एक ऐसा ही लॉ अपने यहाँ पारित किया जिससे कि वो सीटीबीटी से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। सीटीबीटी क्या है? सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है जो ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग को बैन करती है, न्यूक्लियर वेपन्स के परीक्षण को प्रतिबंधित करती है। तो उससे वापस कर लिया है रसिया ने अपने आप को। रसिया भी उस ट्रीटी का एक सिग्नेटरी रहा है और उसे उसने रेटिफाई भी किया था, पर अभी इस कानून को पारित करने के बाद रसिया ने उस ट्रीटी को जो है फिर से डीरेटिफाई कर दिया है। अब रसियन पार्लियामेंट से पारित होने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून को अपनी मंजूरी भी दे दी है, हस्ताक्षर कर दिया है। तो पूर्ण रूप से रसिया के इस फैसले पर मुहर लग गई है कि रसिया अब सीटीबीटी को रेटिफाई नहीं करने वाला देश बन गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ समाचार में ये इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूएस और रसिया के आपसी जो संबंध हैं, बायलैटरल रिलेशन हैं, काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं। तो यूएस और रसिया के अगर हम आपसी संबंधों की बात करें तो रसिया का कहना है कि उसने सीटीबीटी से विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि यूएस की पॉलिसीज उसको लेकर होस्टाइल हैं, उसको लेकर विरोधी हैं। होस्टाइल किस तरीके से रसिया मानता है कि यूक्रेन में रूस का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को
एड और सपोर्ट प्रोवाइड कराकर रसिया को यूक्रेन में स्ट्रेटेजिकली डिफीट करना चाहता है। पहली बात तो ये है जो कि वह एक कारण बता रहा है सीटीबीटी से विड्रॉ करने का। दूसरा कारण, पहला कारण क्या बता रहा है कि यूएस की जो पॉलिसीज हैं वो होस्टाइल हैं। होस्टाइल मतलब विरोधी हैं, उसकी रूस विरोधी नीतियां हैं। होस्टाइल पॉलिसीज पर्टिकुलरली यूक्रेन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि सीटीबीटी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की भी जो पॉलिसी है वो यही है कि 1996 में यूनाइटेड स्टेट्स ने सीटीबीटी को साइन तो किया था पर कभी रेटिफाई नहीं किया। तो रसिया का कहना है कि हम भी यूएस की पॉलिसी को ही मिरर कर रहे हैं, उन्हीं की पॉलिसी को मैच कर रहे हैं, हम भी केवल एक सिग्नेटरी के रूप में बने रहना चाहते हैं, इसको रेटिफाई हम नहीं करना चाहते हैं। सो वी आर जस्ट मिररिंग द पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो दूसरा जो उन्होंने कारण बताया है इसे डी रेटिफाई करने का कि वी आर मिररिंग द पोजीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पोजीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और रूस ने ये कहा है कि यदि यूएस न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं करता है तब तक हम भी कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर मुद्दे पर यूएस के साथ किसी भी बातचीत से मना कर दिया है। तो यह न्यूज़ दर्शाता है कि यूएस और रसिया के बीच में संबंध कोल्ड वॉर के पीरियड के बाद अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और सीटीबीटी से रसिया का विड्रावल उस संबंध को और भी ज़्यादा एक जो है कठिनाई के दायरे में लेके जाता है। तो ये न्यूज़ है। अब इसमें हम देखें कि सीटीबीटी की जो चर्चा हो रही है ये क्या चीज़ है। सीटीबीटी आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसा हमने देखा कि सिलेबस के ग्लोबल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स में यह आता है। रूस की पॉलिसी, न्यूक्लियर जो पॉलिसी है हम उसमें एक चेंज मान सकते हैं क्योंकि सीटीबीटी का वो एक रेटिफाइड मेंबर रहा है और अब उसने डी रेटिफाई कर दिया, तो उसके न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज आया है। तो हम इसे उसके न्यूक्लियर पॉलिसी के चेंज को भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा मेंस में भी पूछा जा सकता है। सीटीबीटी की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यह सितंबर 1996 में, सितंबर 1996 में यह ट्रीटी जो है वो अडॉप्ट की गई थी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा सीटीबीटी को 1996 में अडॉप्ट किया गया था। यह एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यह एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। मल्टीलैटरल ट्रीटी का मतलब होता है बहुपक्षीय संधि जिसमें कि विभिन्न पक्षों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर सहमति बनती है या संधि होती है। सो मल्टीपल पार्टीज दे एग्री ओवर सम इशू, कम टुगेदर टू साइन अ ट्रीटी। सच ट्रीटीज आर कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स। वैसे एग्रीमेंट्स को हम मल्टीलैटरल या बहुपक्षीय समझौते कहते हैं। तो यह एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इसका उद्देश्य क्या है कि यह वैश्विक स्तर पे, इस ट्रीटी का आर्टिकल 1 क्या करता है कि वैश्विक स्तर पर आर्टिकल 1 ऑफ सीटीबीटी इट प्रोहिबिट्स टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन, prohibits testing of nuclear weapon explosion or any other nuclear explosion या किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन के परीक्षण को या फिर किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन करता है इस ट्रीटी का आर्टिकल 1। यानी वैश्विक स्तर पे कोई भी स्टेट, कोई भी देश जो है वह न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण, परमाणु शस्त्रों का परीक्षण नहीं कर सकता है, उसे ये प्रतिबंधित करता है सीटीबीटी। अब देखिए सीटीबीटी जो है क्या ये इस तरीके के अपने उद्देश्य में सफल रहा है? तो हम देखेंगे कि इस सेंचुरी में, मतलब 21वीं शताब्दी में किसी भी देश ने, नॉर्थ कोरिया के अतिरिक्त किसी भी देश ने परमाणु शस्त्रों का परीक्षण नहीं किया है। रूस ने भी अंतिम बार सोवियत एरा में ही परमाणु शस्त्रों का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1990 में। यूएसएसआर ने अंतिम बार, और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अंतिम बार 1992 में, 1992 में न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। तो सीटीबीटी अगर हम कहें तो एक लार्जर एक्सटेंट तक न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग पे बैन को यह एक टैबू के रूप में ग्लोबल लेवल पे एस्टैब्लिश करता है। ठीक है,
अगर हम बात करें कि क्या यह फॉर्मली फोर्स में है, क्या यह ट्रीटी फोर्स में है, तो ऐसा नहीं है। सीटीबीटी फॉर्मली फोर्स में नहीं है और इसके पीछे वजह है। सीटीबीटी फोर्स में नहीं है, नॉट इन फोर्स, अभी इसे वैश्विक स्तर पर लागू नहीं किया गया है। इट इज नॉट इन फोर्स। क्यों फोर्स में नहीं है? क्योंकि सीटीबीटी का आर्टिकल 14 कहता है कि यह तभी फोर्स में आएगा। सीटीबीटी का आर्टिकल 14 ध्यान में रखना है। सीटीबीटी का आर्टिकल 14 कहता है कि जब तक इसके एनेक्सर 2 में जो मेंशन्ड 44 नेशंस हैं इसे रेटिफाई नहीं कर देते तब तक ये फोर्स में नहीं आएगा। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सीटीबीटी के एनेक्सर 2 में जो मेंशन्ड 44 कंट्रीज हैं, ये 44 देश, जिसमें कि भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य हैं वे भी शामिल हैं और कई सारे देश शामिल हैं। तो इन 44 देशों के द्वारा जब तक सीटीबीटी का रेटिफिकेशन नहीं होता तब तक यह फोर्स में नहीं आएगा। तो यह एक प्रमुख वजह है। और एनेक्सर 2 में ये 44 देश कौन से शामिल हैं? तो ये 44 देश वह शामिल हैं जो कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, IAEA के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इन द वर्ल्ड सूची में शामिल देश हैं। IAEA की एक सूची है जिसमें कि दुनिया के वैसे देश शामिल हैं जहां न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। तो वैसे 44 देश इसके सीटीबीटी के एनेक्सर 2 में लिस्टेड हैं और आर्टिकल 14 यह मैंडेटरी करता है कि जब तक वह 44 देश रेटिफाई नहीं करते हैं सीटीबीटी को तब तक यह फॉर्मली फोर्स में नहीं आएगा। तो यह आपको सीटीबीटी के बारे में ये एक जानकारी प्राप्त करनी जरूरी थी। भारत के विषय में कहें तो क्या भारत सीटीबीटी का सिग्नेटरी है? तो ऐसा नहीं है। भारत ने सीटीबीटी को साइन नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किया है। रेटिफिकेशन साइन करने के बाद की स्थिति होती है। तो भारत ने डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट एडवोकेट्स ऑफ पुटिंग ए बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग, भारत ने 1954 में ही न्यूक्लियर वेपन्स के वैश्विक स्तर पर टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। 1954 में ही भारत सीटीबीटी के शुरुआती वार्ताओं में एक बहुत ही इंटरेस्टेड पार्टी भी रहा था। इसके बावजूद उसने सीटीबीटी को साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया ये हम लोग आगे देखेंगे। तो सीटीबीटी के विषय में ये आपको जानना जरूरी है कि इंडिया एट प्रेजेंट इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ सीटीबीटी। नाउ कमिंग अगेन टू द टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रशियाज मूव। अभी तक जो हम लोगों ने बात की तो सीटीबीटी से संबंधित प्रश्न आपसे प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। परंतु यह जो न्यूज़ है कि रूस का सीटीबीटी से विड्रॉ कर लेना, इसका क्या वैश्विक महत्व है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इसके सिग्निफिकेंस को अगर हम लोग देखें तो पहली बात यह है कि डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण, दुनिया में शस्त्रों की होड़ बढ़ती जा रही है। तो डिसआर्मामेंट एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल गोल है। पीस तभी स्टैब्लिश होगा जब नेशंस कम से कम वेपनाइज्ड होंगे, नेशंस जो है और ऐसे जो मोस्ट डिजास्टरस वेपन्स हैं जिनका कि बहुत ट्रैजिक जो डिजास्टर पैदा करते हैं, वैसे शस्त्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो यह क्या करता है कि एक इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट गोल को वीकेन करता है। रूस के इस स्टेप का क्या सिग्निफिकेंस है कि यह इंटरनेशनल आर्म कंट्रोल रेजिम को और डिसआर्मामेंट के ऑब्जेक्टिव को वीक बनाता है। इसे हमें समझना पड़ेगा कि इट वीकेन्स इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल रेजिम as well as the global objective of disarmament, डिसआर्मामेंट का अर्थ होता है निशस्त्रीकरण, यानी शस्त्रों के जखीरे को कम करना, समाप्त करना। ये ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ लिखने के बोर्ड पे लिखने के उद्देश्य से इन शब्दों को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप अपने आंसर्स में कंप्लीट वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो पहला सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्म्स कंट्रोल रेजिम है, हम जानते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, NPT है, वासेनार अरेंजमेंट है, इस तरीके से कई सारे आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट हैं वैश्विक स्तर पे। तो अगर रूस जैसा महत्वपूर्ण देश
CTBT से बाहर होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज को भी आगे जाकर कमज़ोर बना देगा और वैश्विक डिसआर्मामेंट को भी कमज़ोर बना देगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये संभव है कि एक आर्म्स रेस को पैदा करे, एक शस्त्रों की होड़ को पैदा करे। इट कैन लीड टू आर्म्स रेस यानी शस्त्रों की होड़, जहां पर कि विभिन्न देश अपने अपने वेपन आर्सेनल्स को, अपने शस्त्रों के भंडार को, जखीरे को, नए नए शस्त्रों के विकास का प्रयास करते हैं और अपने शस्त्र के जखीरे को बढ़ाते हैं। तो एक आर्म्स रेस को ये प्रमोट कर सकता है, क्योंकि अब रसिया जो है इसका एक रेटिफाइड मेंबर नहीं है, तो इसके कारण अदर भी मेजर नेशंस इससे वापस हो सकते हैं। तो एक आर्म्स रेस को लीड कर सकता है। तीसरी बात सिग्निफिकेंस की अगर हम करें तो जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ने लास्ट बार एक न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कब की थी? 1990 में, और यूएस के द्वारा 1992 में। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि संभव हो कि रूस की ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि अभी यूक्रेन वॉर के मद्देनज़र, जहां उसकी स्थिति वांछित नहीं है, जितना अर्ली सक्सेस रसिया एक्सपेक्ट कर रहा था यूक्रेन में, उसे प्राप्त नहीं होता दिख रहा है। सो आउट ऑफ क्रिएटिंग इंटिमिडेटिंग ओपोनेंट्स, अपने विरोधियों को डराने के लिए या अपने विरोधियों को सचेत करने के लिए रसिया एक न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग कर सकता है। तो यानी लास्ट टाइम रसिया ने सोवियत एरा में ही न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की थी, उसके बाद अभी इधर उसने कोई भी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग नहीं की है। तो ऐसा एक संभावना, सिग्निफिकेंस इस मूव का है कि यह रसिया के न्यूक्लियर पोस्चरिंग को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज न्यूक्लियर पोस्चरिंग और द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ रसिया। किस प्रकार से? दैट इट कैन टेस्ट अ लिमिटेड टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन to give a signal to its opponents, particularly in context of Ukraine war। हम अभी आर्म्स रेस की भी बात कर रहे थे, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पे बड़ा तनावपूर्ण माहौल है। हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी एक वॉर चल रहा है, इजराइल और गाजा के, पैलेस्टाइन के बीच में। यूक्रेन में भी वहाँ पर रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर रसिया CTBT से वापस होता है तो एक मतलब और ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति विकसित हो सकती है। देश आपस में एक दूसरे को लेकर और ज़्यादा मिसट्रस्ट पैदा कर सकते हैं। उसके कारण जो उत्पन्न हुई इनसिक्योरिटी है, उसे दूर करने के लिए आर्म्स रेस पैदा हो सकता है, एक नई होड़ पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोस्चरिंग की हम लोगों ने बात की, रसिया के न्यूक्लियर पोस्चरिंग की, जहाँ पर वो अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज लाता दिख रहा है। और जो उसकी नीति रही है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद से रूस ने कभी भी परीक्षण नहीं किया है, अब उस नीति में भी वो बदलाव ला सकता है। तो एक इसका सिग्निफिकेंस इस मूव का ये है। आगे अगर हम बात करें कि हम जैसा जानते हैं कि भारत सिग्नेटरी CTBT का नहीं है। ये प्रयास भी वैश्विक स्तर पे अब भी खासकर वेस्टर्न नेशंस के द्वारा होती है, जो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं, कि भारत भी CTBT को साइन कर दे। तो अगर रसिया जैसा मेजर नेशन CTBT से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो ये भारत जैसे देशों के लिए भी एक डिस्करेजमेंट के रूप में काम करेगा। भारत जैसे देश भी इसको लेकर कम उत्साही होंगे CTBT को साइन और रेटिफाई करने के लिए। तो इसका एक जो सिग्निफिकेंस है वो इस कंटेक्स्ट में भी देखा जा सकता है कि इट कैन डिस्करेज नेशंस लाइक इंडिया, it can discourage nations like India in joining CTBT। ठीक है, in joining CTBT। अब देखें कि इसका और क्या चेन इफेक्ट पैदा हो सकता है। अगर रसिया कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करता है, CTBT से उसने विड्रॉ कर लिया है, तो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करे, या एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ही पहले एक न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग कर ले। तो ऐसे एक सिनेरियो में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है सिचुएशन दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं और फर्दर स्ट्रेन हो सकते हैं और अधिक दोनों के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में, यूएस और रसिया के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करने के लिए एक संधि, कई सारी उन्होंने ट्रीटीज ओवर द टाइम की हुई हैं। स्टार्ट ट्रीटी
यूएस और यूएसएसआर के बीच में थी। स्टार्ट ट्रीटी के बाद हम देखें कि अभी न्यू स्टार्ट ट्रीटी उन्होंने कुछ वर्ष पहले साइन की थी। स्टार्ट और न्यू स्टार्ट, स्टार्ट के बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि दोनों देशों के बीच में, यूएस और रसिया के बीच में, यूएस और रसिया के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड के डिप्लॉयमेंट को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियर वॉरहेड के डिप्लॉयमेंट को यह रेगुलेट करता है। तो हमने देखा कि हाल फिलहाल में रसिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया। न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2026 में एक्सपायर करने वाली है, लेकिन रसिया ने हाल फिलहाल में उस ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया है। तो इससे एक ट्रेंड पैदा हो सकता है जहां पर कि आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज को लेकर उन्हें सस्पेंड करने या स्क्रैप करने की टेंडेंसी इमर्ज होती दिखती है। यह एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट पावरफुल नेशंस हैं वह आर्म्ड कंट्रोल ट्रीटीज को सस्पेंड करते दिख रहे हैं या स्क्रैप करते दिख रहे हैं। ये सब इसमें कुछ चुनौतीपूर्ण बात सामने आती हैं। अब अभी की परिस्थिति ये हो गई है कि यूएस और रसिया के बीच में कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं है जिसमें कि एक दूसरे के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मॉनिटर किया जा सके। तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति दोनों देशों के बीच में बन रही है। रूस की बात खासकर इसलिए की जाती है क्योंकि रसिया के पास पूरी दुनिया का सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा है। सबसे अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाला कोई देश है तो वो रसिया है। इसीलिए रूस का सीटीबीटी से वापस होना भी और ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, रसिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स इन द वर्ल्ड। और अगर हम इसका थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हुए देखें कि सीटीबीटी से रूस का वापस हो जाना, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय दृष्टिकोण है सीटीबीटी को लेकर उसको भी पुष्ट करता दिखता है। इंडिया का स्टैंड क्या रहा है हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर भारत ने सीटीबीटी को स्वीकृति नहीं दी, उसके अपने प्रिंसिपल्ड अपोजिशन थे। तो रूस का अगर एक पक्ष ये है रूस के सीटीबीटी से पीछे हट जाने का कि उससे एक आर्म्स रेस पैदा हो सकता है, तो एक पक्ष ये भी है कि भारत जैसे देशों का जो अपोजिशन है सीटीबीटी को लेकर उसको भी यह मजबूती देता दिख सकता है। तो यहाँ पर इंडिया और रसिया के जो इंटरेस्ट हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर, उनका जो अप्रोच है उसमें एक कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया और रसिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, इंडिया और रसिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, इसके बीच में कन्वर्जेंस या फिर आपस में और ज़्यादा सहभागिता लाई जा सकती है अगर हम इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में, एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करें। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भारत ने सीटीबीटी को ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो जैसा हम लोगों ने चर्चा के दौरान बात की कि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट एडवोकेट्स ऑफ हैविंग अ ग्लोबल बैन ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हम देखते हैं कि 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक कैसल ब्रेवो नाम का न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। 1952 में कैसल ब्रेवो नाम का, कैसल ब्रेवो इन 1952, यह यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अभी तक किया गया सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन विस्फोट है और इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कि मार्शल आइलैंड की आबादी पर भी उसका हेल्थ इम्पैक्ट होने लगा था। इसके रेडिएशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे। उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने 1954 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात की थी न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग के ऊपर बैन करने की। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात की थी कि वैश्विक स्तर पे इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग को बैन किया जाए। 1996 में जब ये अडॉप्ट किया गया सीटीबीटी यूएनजीए के द्वारा, उसके पहले के नेगोशिएशंस में भारत उसमें शामिल रहा था, परंतु वह वार्ता के बाद के दौरों में बाहर हो गया था इस ट्रीटी से। क्यों हो गया था? पहली चीज तो ये थी, भारत का कहना था कि उसका लक्ष्य यूनिवर्सल और कंप्लीट डिसआर्मामेंट है न्यूक्लियर वेपन्स का, वो केवल टेस्ट बैन तक ही सीमित नहीं रहना चाहता है। भारत का जो उद्देश्य है वह सभी
न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने का है और ये सभी देशों पर एक समान लागू होना चाहिए। सो इंडिया एम्फेसिस वाज ऑन यूनिवर्सल एंड कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यूनिवर्सल एंड कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। जबकि सीटीबीटी क्या कर रहा था, ये केवल नए न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग को बैन कर रहा था। इसके पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया जैसे देश अपने कई न्यूक्लियर वारहेड्स को डेवलप करके उसका जखीरा बना चुके थे। तो इससे क्या होता कि कुछ ऐसे देश दुनिया में हो जाते जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स का काफ़ी बड़ा स्टॉक पाइल है और दूसरे देशों के पास ऐसी तकनीक नहीं होती, तो वहाँ पर सिक्योरिटी इम्बैलेंस पैदा होता और ग्लोबल इंटरनेशनल स्फीयर में इशूज़ में जो न्यूक्लियर वेपन रखने वाले देश थे उनका हमेशा दबदबा बना रहता। तो भारत जो है हमेशा एक यूनिवर्सल एंड कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के पक्ष में था, वो केवल टेस्ट बैन तक से ही सेटिस्फाइड नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि भारत ने कहा कि ये और न्यूक्लियर हैव और हैव नॉट की खाई को बढ़ाएगा, न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स। न्यूक्लियर हैव्स वैसे देश जिनके पास की न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हैव नॉट्स वैसे देश जिनके पास नहीं है। किस तरीके से बढ़ाएगा? मान लीजिए कि नए परीक्षण के ऊपर बैन लग भी जाता है, लेकिन स्टिमुलेटेड टेस्ट तो किए जा सकते हैं, लेबोरेटरी में सिमुलेटेड टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसकी तकनीक डेवलप्ड नेशंस के पास है, जो न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस हैं उनके पास है, तो और ज़्यादा वो अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर सकते हैं। पर वह अपॉर्चुनिटी जो है वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के पास, नॉन न्यूक्लियर नेशंस के पास नहीं है। ये दूसरा कारण था कि भारत ने सीटीबीटी को ज्वाइन क्यों नहीं किया। तीसरी बात आती है आर्टिकल 14 सीटीबीटी को लेकर। जब हम सीटीबीटी की अभी बात कर रहे थे तो हमने आर्टिकल 14 की चर्चा की थी। आर्टिकल 14 जो कि यह मैंडेटरी बनाता है कि सीटीबीटी के एनेक्स 2 में जितने भी 44 नेशंस लिस्टेड हैं उन सभी को रेटिफाई करना पड़ेगा ट्रीटी को, तभी जाकर ट्रीटी फोर्स में आएगी। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो भी सीटीबीटी एग्रीमेंट के अंतर्गत इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम की भी स्थापना सीटीबीटी करता है, जिसमें कि दुनिया भर में ऑब्जर्वेशन पोस्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। उन ऑब्जर्वेशन पोस्ट का काम क्या है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उससे पैदा होने वाले साउंड, शॉक वेव को, रेडिएशन को वो डिटेक्ट करे और उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिटेक्ट करे, मॉनिटर करे कि क्या किसी देश ने ऐसा न्यूक्लियर टेस्टिंग किया है। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि जो भी इस ट्रीटी के इंटरनेशनल मैकेनिज्म सिस्टम के पार्टिसिपेंट देश हैं उन सभी को रेटिफाई करना पड़ेगा इस ट्रीटी को, तभी ये ट्रीटी इंटर इनटू फोर्स होगी, EIF जिसे कहा गया, तभी यह ट्रीटी जो है लागू होगी। भारत ने ऐसे प्रावधान को कहा कि इट वायलेट्स आवर राइट टू वॉलंटरी पार्टिसिपेट और वॉलंटरी विड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम एनी इंटरनेशनल ट्रीटी। इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 14 सीटीबीटी का यह बाध्यकारी बनाता है, मैंडेटरी बनाता है कि सीटीबीटी के अंतर्गत जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम में भाग लेने वाले देश हैं उन सभी को इस ट्रीटी को रेटिफाई करना अनिवार्य है, तभी यह ट्रीटी फोर्स में आएगी, इंटर इनटू फोर्स करेगी। अब भारत का क्या कहना है कि यह उसके इंटरनेशनल ट्रीटीज में स्वैच्छिक रूप से जुड़ने या वापस होने को प्रतिबंधित करता है, उसको वायलेट करता है। तो यह भारत के सॉवरेन राइट्स को वायलेट करता है, इसलिए इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 14 के कारण हम ज्वाइन नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 क्या चीज का? सीटीबीटी का, उस ट्रीटी का। चौथी चीज ये है कि इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल भी पक्ष रहे, मुद्दे रहे। उस समय 1996 में भारत में चुनाव भी होने वाले थे, तो अगर भारत सीटीबीटी को साइन कर लेता तो ऐसा प्रतीत होता कि वो शायद वेस्ट के इन्फ्लुएंस में झुक रहा है, वो पश्चिम के देशों के सामने कैपिचुलेट कर रहा है, झुक रहा है, उनके दबाव में कार्य कर रहा है। तो भारत ऐसा नहीं चाहता था। इन्हीं वजहों से भारत ने सीटीबीटी को ज्वाइन नहीं किया। अब आप इस न्यूज को अपने पूरे एग्जाम के अलग अलग सिलेबस के टॉपिक से जोड़कर पढ़ें और उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।